सो गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रांसलेशन के स्पेशल क्लास में, बैच में। और ये ट्रांसलेशन की पहली क्लास है। हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ बेहतर सिखाएं, इसीलिए हमने ट्रांसलेशन की जो सबसे बेहतरीन बुक मार्केट में है, ऐसे बहुत सी किताबें हैं, लेकिन जिस किताब को जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जिसको रिकमेंड करते हैं, उस बुक का नाम है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आरपी सिन्हा की बुक है, भारतीय भवन पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हुई है। और ये बुक पूरे भारत की सबसे बेहतरीन ट्रांसलेशन की बुक है। ये दूसरे बुक्स की तरह बहुत आसान तरीके से नहीं, इन्होंने शुरुआत से ही चीजें जो दी हैं वो हर एक पहलू को शामिल करते हुए दिया है। तो आपको कहीं पर भी ये बुक ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल इजी इजी चीजों को इन्होंने रख दिया है। जो भी चीजें रखी है बहुत प्लानिंग के साथ, एक सही तरीके से और सही रूल्स को बताते हुए इन्होंने आपके सामने इस बुक को, हर चैप्टर को आगे बढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं। इस बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपको बताता है कि जब हम कभी भी ट्रांसलेशन करने जाते हैं, तो ट्रांसलेशन करने जब भी आप कभी जाएंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो आपको मुख्य रूप से तीन चार चीजों की जरूरत होती है। जैसे हमने कोई एक सेंटेंस लिखा, अब आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं सीधा नहीं लिख पाऊंगा तो आप लोग देखिएगा। जैसे हमने लिखा कि रवि जो है स्कूल जा रहा है, मान लीजिए ये एक सेंटेंस है आपके सामने, रवि स्कूल जा रहा है। आज मैं अच्छी राइटिंग में थोड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। अरे वाह, अच्छा लिख रहा हूं मैं। हाँ, तो अब जरा ध्यान देंगे आप लोग। अब आपको इस सेंटेंस को हिंदी से किस में बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप बताइए ट्रांसलेशन करने के लिए शर्त क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हिंदी का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो मुख्य रूप से कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो आते हैं। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस किन चीजों से मिलके बनता है, एक है सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरे नंबर पे जो जरूरी चीज है वो है आपका वर्ब, जिसे हम बोलते हैं क्रिया। और ये जो वर्ब है ये और ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट ये है कि मेन कर्ता धर्ता होता है, और वर्ब कौन है, जो उस काम को, जो वर्क किया जाता है, जो एक्शन किया जाता है। तो ये दोनों आप समझ लो कि न्यूक्लियस हैं, ये दोनों मिलके। जैसे हम जब बात करते हैं कि भैया न्यूक्लियस में कौन होता है, जो कोई भी पदार्थ है उसका एक बीच का पोर्शन होता है जो मेन होता है उसमें। तो उसमें दो एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो चलो केमिस्ट्री की ओर नहीं जाते हैं, लेकिन यह है कि पदार्थ का सबसे मेन दो दो तत्व माने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के दौरान आपको दो सबसे महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो क्या है, कर्ता एंड क्रिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब। और ये इतने प्रभावशाली हैं कि ये कहते हैं कि हम दोनों अगर है ना, तो हमें किसी और की जरूरत भी नहीं है, हम खुद से काम कर सकते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही हो जाए तो आपका काम हो जाएगा, आप उस सेंटेंस को बना लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ लोग के वीडियो ऑन हो रहे हैं, मैं उसको ऑफ कर देता हूं ताकि बीच में व्यवधान न पड़े, लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल बताइए। तो मैंने कहा कि रवि क्रिकेट खेलता है, तो रवि प्लेज क्रिकेट। यहाँ तीन चीजें हो गया। मैंने कहा रवि खेलता है, तो रवि प्लेज। मैं हंसता हूं, आई लाफ। तो यहाँ पे सिर्फ और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके जो है सेंटेंस का निर्माण कर दे रहे हैं। अब फिर यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है कि आप कहो कि सर ये जो कर्ता है और क्रिया है, ये दोनों काम करते हैं मुख्य रूप से, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि इनमें से कोई एक ही ऐसा हो जिससे काम चल जाए, सेंटेंस बन जाए। तो यस, मैं कह सकता हूं। अगर मैंने कहा आपसे जाओ, अगर मैंने आपसे कहा जाओ, तो आप बताइए क्या ये सेंटेंस है कि नहीं। तो यस, ये भी सेंटेंस है। और आपने सिर्फ कहा गो। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब जरूरी हैं, लेकिन अगर इन दोनों में मैं पूछूं कि और सबसे ज्यादा जरूरी कौन है,
जो एकदम दिखना ही चाहिए, जिसके बिना काम चलेगा नहीं, तो वो है वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे मेन स्वरूप होता है, वो होता है वर्ब। वर्ब सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप हिंदी में बात करें, चाहे इंग्लिश में बात करें, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि वर्ब चाहे जरूरी है, वहां पे ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सब्जेक्ट ना हो, बस वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आपने कहा जाओ, तो सिंपल सी बात है, किसी से बोल रहे हो जाने के लिए, यानी सब्जेक्ट है वहां पे, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके सामने है, इसलिए आपने उसका नाम नहीं लिया, ठीक है। लेकिन ये है कि सब्जेक्ट को आप छुपा सकते हो, लेकिन वर्ब को कभी छुपा नहीं सकते। वर्ब सबसे पावरफुल है, तो एक ये जरूरी चीज है। अब आपने क्या देखा कि कोई भी हम जब सेंटेंस लिखते हैं, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, उसमें जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब, जिसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं और एक को क्रिया बोलते हैं। इसके अलावा भी अब और कौन सी चीजें आएंगी, तो इसके बाद जो तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट है किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्म। जिसे हम बोलते हैं कर्म। तो ये तीसरी चीज भी आपको ज्यादातर सेंटेंसेज में मिल जाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो बहुत बार पूरी मीनिंग नहीं समझ में आती है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अलावा आप देखेंगे कई बार सेंटेंस में और भी चीजें रहती हैं। जैसे मैं कहूं कि रवि जो है, रवि, ठीक है, स्कूल में पढ़ता है। तो अब यहां पे एक बात ध्यान दें कि इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखें, तो रवि क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। पढ़ता है क्या हो गया? ये हो गया वर्ब आपका, यानी क्रिया हो गया। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। यहां पे दो चीजें मैं ऐड कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं पूरक, ठीक है। तो ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी। मैंने कहा ना कि मुख्य रूप से आपको सब्जेक्ट वर्ब ही ज्यादातर जगहों पे मिलेगा। ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो और क्या होगा? किसी भी सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने में क्या यूज होता है? तो आप ध्यान दीजिए, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या चीजें बढ़ाती हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को? हमेशा फ्रेज बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती हैं? फ्रेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो फ्रेज होती हैं, ठीक है, यानी वाक्यांश, ठीक है, ये जो है बढ़ाती हैं किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाती हैं। जैसे रवि पढ़ता है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। तो आपने लिखा कि स्कूल में, तो अब आपको एग्जैक्टली पता चला। तो ये और डिटरमाइन करता है और क्लियर करता है किसी भी सेंटेंस में फ्रेज जुड़ के। और ये फ्रेज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो फ्रेज होता है, कोई भी फ्रेज हमेशा दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। बहुत डीपर लेवल की बातें बता रहा हूं, ये सब समझेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में मजा आएगा। बहुत बेसिक लेवल की चीज है। तो दुनिया में कोई भी जो वाक्यांश है, अगर आप ध्यान दें, जैसे यहाँ पे स्कूल में है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक है में, एक है स्कूल। क्या समझ में आया? ये जो दो चीजें हैं, में और स्कूल, इसमें जो में है वो क्या है? में यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्या है भाई? प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है? नाउन है। अब एक समस्या है कि जब आप कभी भी ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे, अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो जो हिंदी है वो जैसे लिखा है वैसे ट्रांसलेशन नहीं बनाते हैं। जैसे आप सपोज करो ये सेंटेंस है और आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो क्या आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे लिख सकते हो? रवि स्कूल में पढ़ता है, तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि रवि इन स्कूल यस्टरडे? क्या ऐसा हो जाएगा? रवि इन स्कूल यस्टरडे ऐसा हो सकता है? नहीं। यानी जैसे हिंदी दिख रहा है वैसे इंग्लिश नहीं बनता है। तो फिर आप कहोगे सर कैसे बनता है? तो अब आपको डीपर लेवल की बात बता रहा हूं। ऐसे बनता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं। अब इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आप देखते हैं
कि उस सेंटेंस में वर्ब जो है वो वर्ब किसी न किसी की सहायता लेता है, यानी हेल्पिंग वर्ब लेंगे और फिर मेन वर्ब लेंगे। अगर वर्ब को कोई सहायता कर रहा है तब तो हेल्पिंग वर्ब है और फिर उसके बाद मेन वर्ब है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, रवि स्कूल में पढ़ता है, क्या यहां पे ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर यहीं पे फ्लॉप हो गया आप। ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है। रवि पढ़ता है। देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका, आप दो तीन चीजें समझ लीजिए। अगर आप क्या होता है कई बार ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट नाउन को देख के सोचता है ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। कभी भी नाउन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ गया तो ऐसी कंडीशन में वो नाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। किसकी तरह काम करेगा? फ्रेज की तरह काम करेगा। बहुत डीपर लेवल पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पे चूंकि स्कूल के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर में ना जुड़ा रहता तो आप कहते सर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब में जुड़ गया तो अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं रहा और ये बन गया है फ्रेज। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट हो, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता तब तो हम लगाते, लेकिन वो है नहीं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका फ्रेज होगा उसको हम बनाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप दिमाग में बैठा लें, ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में बना लें। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फ्रेज। अब ये बहुत डीपर लेवल पे बात समझना है, बहुत डीपर लेवल के बात बता रहा हूं। अब जैसे हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, अब जरा देखिएगा ट्रांसलेट करते हैं, तो यहां पे पहले तो आप चुन लीजिए, रवि सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब क्या है यहां पे, आपका पढ़ता है यानी ये वर्ब हो गया, और आपका ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये जो स्कूल में है ये क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर में इसको लाते हैं, तो रवि आपका नीचे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हो गया, आपका पढ़ता है, पढ़ता है का क्या बनेगा, स्टडी। तो रवि, अब ध्यान दीजिए क्योंकि रवि सब सिंगुलर है तो स्टडीज हो जाएगा। अब ये गलत हो गया, यहाँ पे स्टडीज हो गया। ये तो टेंस का रूल है, ये बाद में सिखाएंगे। तो रवि स्टडीज यानी सब्जेक्ट और वर्ब आपने कर दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है नहीं। अब आपको फ्रेज लाना है, तो फ्रेज को थोड़ा समझना पड़ेगा। फ्रेज को जब आप बात करते हैं तो फ्रेज सीधे सीधे ट्रांसलेशन नहीं होगा, फ्रेज में उल्टा पुल्टा रूल लगता है। देखो फ्रेज में उल्टा रूल लगता है, जैसे आप ध्यान दीजिए, स्कूल में, तो अब जब इसका ट्रांसलेट, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पूरा ध्यान दीजिएगा, फुल अटेंशन में आ जाइए। आप बोल रहे हैं स्कूल में, लेकिन ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या बनेगा, मे स्कूल। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, हिंदी में है, हिंदी में है स्कूल में, और इंग्लिश में क्या बन जाएगा, मे स्कूल। ध्यान दीजिए, तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, मे स्कूल। अब मे स्कूल यानी इन द स्कूल। सबको समझ में आ रहा है डीपर लेवल पे नहीं? तो यानी जब भी कोई फ्रेज होगा हिंदी में तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, उलट जाएगा। यानी प्रीपोजिशन को पहले लाओगे और जो उसका नाउन है उसको बाद में लेके जाओगे। और चूंकि ये बाद में आता है प्रीपोजिशन के, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ये जरूर है, लेकिन उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियरली बात सबको समझ में आ रही है? तो ये आपका पैटर्न है। तो रवि स्टडीज इन द स्कूल। अब बताइए आप लोग, हृदय की गहराइयों में सबको जा रहा है कि नहीं? बहुत बेसिक लेवल की बात बता रहा हूं, लेकिन आपको धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ट्रांसलेशन आप इस तरह से कभी सीखे नहीं होंगे, ऐसे पढ़े नहीं होंगे। तो हम आपको बहुत डीपर लेवल पे एकदम शुरुआत से और एकदम अच्छे से हर एक चीज को बताएंगे। तो अब आप लोग सभी लोग समझ गए। तो किसी वाक्य को बनाने के लिए मुख्य रूप से हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हमने सबसे पहला एलिमेंट देखा वो है कर्ता, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर उसके बाद से हमने देखा जो दूसरा एलिमेंट है वो है क्रिया, जिसे हम बोलते हैं वर्ब। फिर उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है वो है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। फिर उसके बाद से चौथा एलिमेंट है जो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक।
ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट, पूरक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम देखें तो इस अगर ये दोनों चीजें आ रही हैं तब भी, नहीं आ रही हैं तब भी, इसके बाद आपको मिलेगा फ्रेज यानी वाक्यांश। बस यही किसी सेंटेंस का तरीका होता है बनाने का। ठीक है, कभी कभी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा फ्रेज आ सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा फ्रेज आ सकते हैं? कैन एनीवन टेल? क्या किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा फ्रेज आ सकते हैं? तो यस, तो आ सकते हैं। तो आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि सर, आपने कहा सर कर्म का एग्जाम्पल नहीं बताया, तो आपने ये कहा कि रवि ने श्याम को किताब दिया। अगर हम एक सेंटेंस लिखें कि रवि ने श्याम को किताब दिया, एक सेंटेंस आपके सामने मैं लिख के दिखा रहा हूं, तो यहां पे आप लोग बताइए, यहां पे सब्जेक्ट रवि हो गया और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? श्याम। यहां पे दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। कभी कभी वाक्य में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, एक ही सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर हम आगे चीजों को और डीपर लेवल पे पढ़ेंगे। पहले अभी थोड़ा सा विस्तार शुरुआत समझ लें। रवि ने श्याम को, ठीक है, किताब दिया। अब जरा यहां ध्यान दें आप, तो यहां पे ध्यान दें, कर्ता क्या हो गया? रवि, एकदम क्लियर है, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या हो गया? किताब दिया, देना। तो ये यहां पे आपका वर्ब हो गया। अब आपको क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। तो आप इससे पूछे, ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका सिंपल सा होता है, वर्ब से पूछिए क्या दिया, वर्ब से पूछिए क्या दिया। तो जब आपने वर्ब से पूछा क्या, तो क्या के बदले में क्या जवाब आया? दिया। क्या दिया? किताब दिया। लेकिन एक और इसमें है कि आप दो चीज पूछते हैं, क्या या किसे, और फिर एक प्रश्न पूछिए कि किसे दिया। तो अब की बार जब आपने किसे दिया तो पता चला श्याम को दिया। तो अब जब श्याम को दिया यानी किसे लगा के जब आपने पूछा, तो अब आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, एक और मिल गया। अब आपके सामने दिक्कत, आप कह रहे हैं सर यहां तो दो दो ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या करें? तो अब ध्यान दे, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, और पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं कौन, पहले ये समझ लो। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो क्या से जवाब मिलता है जिस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसका जवाब किसे से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेशन में इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन में क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद से वर्ब लिखो, फिर उसके बाद से सपोज करो दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर क्या करना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। ये पैटर्न होता है। अब एक दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से, आप कहो सर हमको इनडायरेक्ट पहले नहीं लिखने का मन कर रहा है, डायरेक्ट, तो लिख लो भाई। तब आप क्या करोगे? सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो। फिर उसके बाद आपको यहां एक बीच में प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन ज्यादातर केस में टू रहता है। अब जैसे यही सेंटेंस, अब चलो इसको बनाते हैं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट रवि है, वर्ब क्या है? दिया यानी गेव। तो रवि गेव, किसको दिया भाई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, श्याम को। तो रवि गेव श्याम क्या दिया? किताब दिया, तो अ बुक। तो रवि गेव श्याम अ बुक। ये तो पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा कैसे बनाएंगे? रवि गेव अ बुक टू श्याम। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है जी? तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसे हम कैसे बनाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को बहुत डीपर लेवल पे समझ में आ रहा होगा। इज इट क्लियर? यस या नो बोलते चलें भाई, आपके मैसेज आते रहने चाहिए। तो ये आप लोग देखिए, हल्के में मत लीजिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हैं अरे ये तो हमको आता है सर, आता है। अरे इसी में बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं आता है। आप पूरा ध्यान से सुनिए। और सबसे पहली बात इसलिए जानिए क्योंकि ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में है, और आप छोटी छोटी चीजें नेग्लेक्ट करेंगे, पता चले वो आगे और आप वहां फंस गए कहानी।
तो अब ध्यान दें, यहाँ पे रवि ने श्याम को किताब दिया, क्या पैटर्न हमने यूज किया ये सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। अब जो है एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली क्या अंतर है, तो आपको यहां पे एक बात समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है उसमें अंतर बेसिकली ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो ना भी रहे तो काम चलेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस से हटा दिया जाए तो वो सेंटेंस अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, यानी सेंटेंस पूरा ही नहीं माना जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब जरा मुझे बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गया, वर्ब क्या हो गया, हूं, और यहां पे अब आपका एक विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, अब जरा इसको लगाइएगा। आपने लिखा आई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब लगाया एम। अब आप जो है एक विद्यार्थी जो है न लिखें आप, तो क्या ये सेंटेंस पूरा होगा, आई एम मैं हूं? क्या कुछ पूरा हो रहा है? आप बोलते हैं रवि क्रिकेट खेलता है, तो आप रवि प्लेज क्रिकेट बोलें या सिर्फ रवि प्लेज बोलें, बात बन जाएगी। रवि खेलता है भाई, चलो ठीक है, नहीं बताया क्या खेलता है, लेकिन रवि प्लेज पे भी काम चल रहा है क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट था। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के केस में यदि आप हटा दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको इसकी जरूरत है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम, केवल आई एम अ स्टूडेंट। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए जब कोई ऐसा नाउन जो किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद आता है और एकदम जरूरी होता है, तो ऐसे केस में उस वाले नाउन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। यानी इसके बिना जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ये कंप्लीट करने का काम करता है किसी सेंटेंस को। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और ज्यादातर सेंटेंसेज में जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो अक्सर वर्ब बी के बाद आते हैं। क्या आते हैं, वर्ब बी। ठीक है, तो ये डीपे समझ लीजिए। अब देखिए, आप लोग ग्रामर को बहुत ज्यादा इतना मत लाइए कि जो ग्रामर न पढ़ने वाला वो समझ ना पाए। मेरी कोशिश है कि हम ग्रामर का उतना, मैं ग्रामर का बहुत बड़ा टीचर हूं, लेकिन ग्रामर को उतना ही यूज करूंगा जो आपको ट्रांसलेशन में मदद करे, उससे ज्यादा यूज नहीं करूंगा। और आप ग्रामर ट्रांसलेशन का एक बैलेंस बना के चलूंगा। तो आई होप कि इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को डीपर से डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरह कोई भी सेंटेंस हो, मैं इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर, हाँ, मैं विद्यार्थी हूं, मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, तो आपको जो बोलना है वो बोलिए, बहुत सिंपल है। आपको इस तरह के जो भी कॉम्प्लीमेंट होंगे उसमें इज एम आर वाजवर का प्रयोग होता है और इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये आप सभी को मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया। वाक्यांश आप समझ गए, कर्ता, क्रिया, कर्म, पूरक सब मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको आते हैं आज की पहली जो हम क्लास लेकर आए हैं, एक एक को डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता पे, यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हम एक एक को डिटेल में बात करेंगे। कर्ता को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं आज हम देखेंगे। फिलहाल आज अभी कर्ता को हम लगभग 12 प्रकार से यूज कर सकते हैं जो इस बुक में दिया है, लेकिन हम आपको आज 4 प्रकार बताएंगे कर्ता के, और बहुत ही शानदार है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को डील करना। सब्जेक्ट को कितने प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, चलो भाई देखते हैं। तो चलिए आइए, ये आपके सामने है कर्ता के रूप में पहला ही आपका बुक चैप्टर है। अनुवाद करते समय पहले वाक्य के सब्जेक्ट को पहचानना बड़ा जरूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप क्रिया से क्या प्रश्न लगा के पूछिए, कौन। जब क्रिया से आप कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं, हु लगा के प्रश्न पूछते हैं, तो आपको हमेशा क्या मिलता है, कर्ता मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट रूप पे बात करते हैं। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं ढेर सारे, जरा इनको पढ़िए। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी, उसने राम को कलम दी, दोनों ने भोजन बनाया। अगर इन सारे स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखेंगे कि इन सब में पहला जो शब्द है वो या तो संज्ञा है या सर्वनाम है, यानी या तो नाउन है या प्रोनाउन है। जैसे शिक्षक नाउन है, छात्रों क्या है, ये छात्रों, बताइए नाउन है कि प्रोनाउन है।
उसने क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, दोनों क्या है, आपका प्रोनाउन है, और ये जो है छात्रों ये नाउन है। तो ये आप देख रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं या संज्ञा संज्ञानाम। अगर संज्ञा सर्वनाम के बाद ने आ जाए तो एकदम श्योर मानिए कि ये हमेशा कर्ता होगा। पहला पहचानने का तरीका कि अगर कभी भी कोई संज्ञा या सर्वनाम है उसके बाद ने आ जाए, और बड़ा पॉपुलर है, कर्ता ने को कर्म ही जानो से द्वारा करड़ी पहचानो, है, तो ये है। तो कर्ता ने, कर्ता की सबसे पहली पहचान ने। तो अब ध्यान दें, ने वाले जितने वाक्य हैं बड़ा आसानी से हम समझ गए कि भैया ये तो कर्ता है। अब देखिए, तो ने वाला जो है, ने के पहले आने वाला जो है नाउन प्रोनाउन, वो हमेशा क्या माना जाएगा, कर्ता माना जाएगा, सब्जेक्ट माना जाएगा, और बड़ी आसानी से बना देंगे। उसने राम को कलम दी, तो यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब हो गया, गेव राम अ पेन, तो इस तरह बन जाएगा। अब ये एक्सरसाइज 1 आपके सामने है और फटाफट हम इसे बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने, शिक्षक ने प्रश्न किया, बताओ भाई क्या होगा। द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस, ठीक है, या द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, उसने रोटी दाल खाई, जल्दी जल्दी बनाए, उसने रोटी दाल खाई, क्या बनेगा, आप बनाते जाएं। हम लोगों ने उत्तर दिया, ही एट ब्रेड एंड पल्स, बहुत सही, चपाती एंड पल्स, चलो ठीक है। हम लोगों ने गीत गाया, तो हम लोगों ने क्या होगा, वी, ठीक है। क्या गाया, गाया तो sang अ सॉन्ग, पहचान में आ रहा है ना, सब्जेक्ट की पहचान ने से हो रही है, हम लोगों ने, ठीक है। उन्होंने, देखो फिर ने आ गया, तो उन्होंने 2 कलमें खरीदी, तो उन्होंने हो सकता है कोई एक व्यक्ति हो, तो ही बॉट 2 पेन्स, या दे बॉट 2 पेन्स, ठीक है। छात्रों ने उत्तर दिया, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आंसर्ड, सब लोगों ने पुस्तक पसंद की, क्या हो जाएगा, एवरीवन लाइक्ड द बुक। आगे, मोहन के 2 बहनें हैं, अब फिर ध्यान दे, के, अभी तक तो आप ने वाला पढ़े थे, अब फिर यहां ध्यान दो, इसका दूसरा रूल है कि कई बार जो है के वाला जब आएगा, तो यहां पे फिर ध्यान दो, बड़ी ध्यान से ध्यान दो, यहां पे मोहन के 2 बहनें हैं। अब अगर ध्यान दो यहां पे, तो मोहन के पहले भी नाउन आ रहा है और मोहन के बाद भी 2 बहनें, यहां भी नाउन आ रहा है। तो अब ये बताओ कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, मोहन सब्जेक्ट है कि बहनें सब्जेक्ट है, बताओ भैया, ये बताओ कि के पहले आने वाला सब्जेक्ट के बाद आने वाला सब्जेक्ट है। तो ये ध्यान दें कि के पहले आने वाला सब्जेक्ट होगा। के और रे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मेरे एक रेडियो है, तो भैया मेरे, तेरे एक रेडियो है, मेरे एक रेडियो है, तो भैया अगर रे आ गया तो इसका मतलब रे के पहले आने वाला सब्जेक्ट होगा, रे के बाद आने वाला नहीं। तो यानी के और रे के पहले आने वाला सब्जेक्ट होगा। तो अब मोहन यहां सब्जेक्ट है, तो मोहन के 2 बहनें, यानी मोहन 2 बहनों को रखता है, ऐसे समझो आप, यानी मोहन के पास 2 बहनें हैं। तो मोहन हैज 2 सिस्टर्स, शीला की 3 कलमें, यानी शीला के पास 3 कलमें हैं, शीला हैज 3 पेन्स। उसके 5 भाई हैं, यानी उसके पास 5 भाई हैं, तो ही और सी हैज 5 ब्रदर्स। मेरे एक रेडियो, आई हैव अ रेडियो, उसके उसके एक घर है, ही हैज अ हाउस। हम लोगों के एक गेंद है, वी हैव अ बॉल। चलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं, आनंद आया, सबको समझ में आया। तो अभी आपने जो पहले 2 रूल पढ़े उसमें ये देखें कि हिंदी में संज्ञा, किसी भी वाक्य में कर्ता को पहचानने का 3 तरीके हैं, या तो ने आएगा, या के आएगा, या रे आएगा। तीनों केस में ने के रे के पहले आने वाला जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा, वही कर्ता होगा। इनके बाद में कोई नाउन आता है, गलती से उसे कर्ता नहीं समझना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बताओ, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं ट्रांसलेशन, बताइए भाई। चलिए, बहुत अच्छा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, 2 रूल हम पढ़ चुके हैं, ने के में, ने के रे।
ने के रे के पहले आने वाला जो शब्द होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा और कर्ता होगा। अब तीसरा रूल कहता, आओ जब देखते हैं भाई, 30 प्रकार के सेंटेंसों पे विचार करो। राम को घर जाना है, राम को घर जाना है। गाना सुने ना, मुझे साजन के घर जाना, लड़की गाना गाती है। हाँ। छात्रों को कहानियां लिखनी है, मुझको पत्र लिखना है, उसको किताबें पढ़नी है, मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। हाँ। अच्छा, तो अगर आप ध्यान दें तो इन सारे सेंटेंस में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे को, आपको यहाँ पे को आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो से आ रहा है। तो ये को से, यानी को से पहले आने वाला जो नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट होगा। कि ये को से के बाद आने वाला नहीं होगा। अगर आप ध्यान दें तो को के बाद किताबें आ रहा है, ये नहीं नाउन होगा, ये नहीं करता होगा, इसके पहले वाला होगा। तो एकदम क्लियर हो गया आप। तो संज्ञा हमेशा कौन सा होगा आपका नाउन? वो संज्ञा सर्वनाम जो को और से पहले आ रहा है। तो अब बहुत आसान हो गया। मुझको पत्र लिखना है, यानी आई सब्जेक्ट हो गया। लिखना है तो आई हैव टू राइट अ लेटर। उसको किताबें पढ़नी है तो ही या सी हैज टू रीड बुक्स। तो बहुत आसान हो गया है। मुझसे बैठा नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू सिट। उससे चला नहीं जाता, मोहन इज नॉट एबल टू वॉक। उससे खाए नहीं जाता, दे आर नॉट एबल टू ईट। तो यहाँ दो तीन चीजें और आपने देखा है कि अगर यहाँ पे सकने की बात हो तो सकने के सेंस में आपने देखा एबल टू का प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया है? एबल टू का प्रयोग किया गया है। और जितने ऐसे शब्द हैं, वर्ब हैं, जिसमें लास्ट में ना आ रहा है, लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, तो उसके लिए क्या किया गया है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम आपको यहीं से सब कुछ सिखा रहे हैं। तो यानी दो प्रकार का स्ट्रक्चर। हम आपको बहुत ग्रामर की भाषा नहीं सिखाएंगे, ट्रांसलेशन की भाषा सिखाएंगे। अगर हमेशा क्या आ जाए? हंसना, रोना, ठीक है, तुझे हंसना भी होगा, तुझे रोना भी होगा, आपने गाना सुना होगा। तो जब इस तरह से आए कि वर्ब के लास्ट में क्या है? ना आए, ना नी ने। तो जब ना नी ने आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो ये ध्यान देना है। और इसी तरह जब सकना की बात आएगी तो सकना के केस में एबल टू का प्रयोग करेंगे या कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सकना के लिए क्या करेंगे? एबल टू, कैन, कुड। ये तीन बातें अपने दिमाग में बैठा लें। अब चलो भैया, हम मजे मजे में सीखेंगे, ग्रामर में ज्यादा गहराइयों तक उतना ही जाएंगे जिससे जो लोग ग्रामर बिल्कुल ना जानते वो भी सीखे ट्रांसलेशन। अब पता चला इन्फिनिटिव बोल दिया, बहुत लोग जानते ही नहीं, अब घबरा गए। तो घबड़वाना नहीं किसी को, यहां बिना ग्रामर सीखे आओ। ग्रामर का कॉन्सेप्ट उतना ही लगाएंगे जितना जरूरी है। अब आते हैं भैया, चलो भैया देख लेते हैं जल्दी से। यस, अब एक्सरसाइज 2। ठीक है, जल्दी से देखिए यहां पे। लड़कियों को उपन्यास पढ़ना है, जरा जल्दी से बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे लड़कियों सब्जेक्ट क्या होगा? अभी आपने पढ़ा ना कि को से पहले आने वाला सब्जेक्ट होगा, तो लड़कियों यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो गर्ल्स, अब पढ़ना है तो गर्ल्स हैव टू, ठीक है, रीड अ नॉवेल। ठीक है, गर्ल्स हैव टू रीड अ नॉवेल। अब जल्दी जल्दी बनाइए, लड़कियों को कविताएं लिखनी है, समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट बनाइए आप लोग सेंटेंसेस। लड़कियों को कविताएं लिखनी है, गर्ल्स हैव टू राइट पोएम्स। जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट बताइए, वेरी फास्ट। तीसरा बताइए, पुलिस को चोर पकड़ना है, क्या होगा? द पुलिस हैज टू कैच द थीप। द पुलिस हैज टू कैच द थीप। आगे बढ़ते हैं, शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ानी है, क्या होगा? टीचर्स हैव टू टीच इंग्लिश। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? उसको ट्रेन पकड़नी है, ही हैज टू कैच अ ट्रेन। ही हैज टू कैच अ ट्रेन। ठीक है, उसको मैच खेलना है, ही हैज टू प्ले अ मैच। ही आर सी हैज टू प्ले अ मैच। पत्नी को चाय बनानी है, द वाइफ हैज टू मेक टी, प्रिपेयर टी। उसको अंग्रेजी सीखनी है, ही हैज टू लर्न इंग्लिश। मुझसे बैठा नहीं जाता। अब बताओ,
अब देखते हैं भैया, जल्दी बताओ। मुझसे बैठा नहीं जाता, कौन बनाएगा, जल्दी बताओ। तो मैंने क्या बताया, जब सकने की बात आएगी, शक्ति प्रदर्शन, तो एबल टू या कैन। तो मुझसे बैठा नहीं जाता यानी मुझसे बैठा नहीं जाता है, आई एम नॉट एबल टू सिट, या फिर आई कैन नॉट सिट, या आई एम अनेबल टू सिट। ठीक है जी। उस बुढ़िया से खड़ा नहीं हुआ जाता, यानी वह बुढ़िया खड़ा होने में असमर्थ है। तो द ओल्ड वुमेन कैन नॉट स्टैंड अप, या दैट ओल्ड वुमेन इज अनेबल टू स्टैंड अप। क्लियर है? बहुत अच्छा जी। उससे खाया नहीं जाता, ही आर सी कैन नॉट ईट, या ही आर सी इज नॉट एबल टू ईट। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं जितना बता पा रहे हैं बताइए, बाकी हम बोल रहे हैं ना, मिलाते जाइए। ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड में चलना है ना, आपको बहुत ज्ञान देना है। चलो, उससे उनसे दौड़ा नहीं जाता, यानी वह दौड़ सकने में असमर्थ हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं। दे कैन नॉट रन, दे आर अनेबल टू रन। बच्चों को पतंग उड़ानी है। अब बताइए भाई, चिल्ड्रेन हैव टू फ्लाई अ काइट। ठीक है। उस लड़की को नाचना है, द गर्ल हैज टू डांस, या दैट गर्ल हैज टू डांस। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी लोग बताएं, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं? 16 के 16 सेंटेंस हमने कर दिए। अब जल्दी से आप लोग बताइए, मुझे साजन के घर जाना है, क्या ट्रांसलेशन बनेगा? मुझे साजन के घर जाना है, बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 2 कर लिया है, तब तक आप लोग बताते रहे, हम तीसरे एक्सरसाइज की ओर आते हैं। आई हैव टू गो टू द हाउस ऑफ साजन। अच्छा, आई हैव टू गो टू साजन्स हाउस। अरे इंग्लिश में बोल दो, अब इंग्लिश करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्राइड ग्रूम्स, अब ये वाले कहानी नहीं चलेगा जो आप पहले करते थे। ट्रांसलेशन का मतलब प्योरली आपको आना ही चाहिए। अब है, वहां लिख दोगे तो सन्नाटा कर देंगे, वहां पे फिर आपका मेंस भी होना है, वहां ट्रांसलेशन आ सकता है। अच्छा, साजन बगल में खाना खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप गाना गाइए कि मुझे साजन के घर से नहीं जाना है। आपको गाना पलट देना है, ये सिर्फ अनामिका जैसे लोग के लिए, कुंवारी लड़कियों के लिए गाना था। आपको बताना है कि मुझे साजन के घर से नहीं जाना, नहीं तो अभी साजन नाराज हो जाएंगे। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं भैया, रूल नंबर 4। अब ये कुछ सेंटेंसेज हैं, जरा इनको ध्यान से देखिए। ये क्या है कि राम की गायें काली हैं, इस पुस्तक के नियम सरल हैं, टेबल पर इस टेबल पर किताबें हैं, इस बाग में सुंदर फूल हैं, संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। अब ये थोड़ा सा खतरनाक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अब कैसे पहचाने हम, अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो राम की गायें, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है एक नहीं है। ध्यान दो यहाँ पे, जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, राम की गायें। यहाँ पे एक ही जो ये है आपका, राम की गायें। हमसे पूछे कौन, आपसे पूछा जाए कौन काली है, तो आपने कहा राम की गाय। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा पूरा सब्जेक्ट आ गया आपका, राम की गाय। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, काउज ऑफ राम। ये आपने लिख लिया, काउज ऑफ राम। अब फिर यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि अब ये दोनों मिला के आपके सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वर्ब दो के हिसाब से थोड़े ना चलेगा। स्वयंवर थोड़े ना चल रहा है कि शादी हो गई है महाभारत की तरह, और माता जी ने कहा पांचों भाई बांट लो, और वहां बांट लिया गया। यहाँ पे देखो, प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं काऊ ए राम। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया राम के हिसाब से वर्ब लगाना है कि काऊ के हिसाब से लगाना है, ये समझना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन के पहले आने वाला, ठीक है, अंग्रेजी में ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में हमेशा अगर प्रीपोजिशन के पहले यानी दाएं बाएं आगे पीछे दोनों तरफ नाउन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
जो पहले आने वाला नाउन है प्रीपोजिशन के, आपको उसके हिसाब से वर्ब लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप कहें हिंदी में, तो हिंदी में ध्यान दीजिए, जो बाद में आने वाला है, देखो हिंदी अंग्रेजी बिल्कुल उल्टा है। हिंदी कहता है बाद में आने वाले के हिसाब से, राम की गायें, तो किसके हिसाब से वर्ब लगाओगे? गायें के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अंग्रेजी में काउज ऑफ राम, काउज के हिसाब से आप लगा रहे हैं, तो समझ गए आप। यानी हिंदी में हमेशा जो विभक्ति होगी, प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट माना जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में हमेशा क्या होगा? प्रीपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इस तरह के सेंटेंसेस को हम करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात और मैं सिखा दे रहा हूं, वो ये समझना है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जहां पे जो है आपको जो है, जो आपका सब्जेक्ट है वो वर्ब से एकदम चिपका हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देयर का प्रयोग आप करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए, देयर का भी यूज है। ठीक है, तो अब ध्यान दें, अब जल्दी से आपके सामने ट्रांसलेशन है, आपके सामने आ गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये यहां पे सिचुएशन जरा देखिए, देयर का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों प्रकार से। तो अब जरा ध्यान दें, आपने लिखा द काउज ऑफ राम आर ब्लैक, ये सेंटेंस आपने लिख लिया। फिर उसके बाद इस किताब के जो नियम हैं वो सरल, द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। एक तो ये तरीका आपने देखा, और इसको देयर से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दें, अगर आपने कहा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां पे देयर का रूल नहीं लगा। क्या यहाँ पे देयर का रूल आप लगा सकते हैं? मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आप लोग तुरंत उस समय देयर पे आ गए ना, तो फिर आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप देयर का प्रयोग तभी करेंगे जब आपका ये जो सब्जेक्ट है ये कहां चला जाए, जो आपका जैसे राम की गाय पूरे सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, अगर ये वर्ब से एकदम सटी हुई होती तो आप देयर का प्रयोग करते, अगर सटी हुई नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे आप यहां ध्यान दें, इस टेबल पर किताबें हैं, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखें तो यहां पे बताइए आप किसे सब्जेक्ट की तरह मानेंगे, किसे कर्ता की तरह मानेंगे? किताबों को मानेंगे, क्योंकि किताबों की बात हो रही है। तो ये किताब जो है एकदम देखिए आपके वर्ब से सटा हुआ है, तो जब वर्ब से सटा है तो देयर का प्रयोग करेंगे, अगर वर्ब से नहीं सटा है तो फिर देयर का प्रयोग नहीं कर सकते। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इसी तरह बताइए, इस बाग में सुंदर फूल हैं, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो सुंदर फूल हैं, तो ये जो सुंदर फूल है वो सब्जेक्ट की तरह यहाँ आया हुआ है, और यहाँ पे आपका है वर्ब के बगल में, तो इसलिए यहाँ देयर का प्रयोग होगा। लेकिन क्या लास्ट वाले सेंटेंस में आप देयर का प्रयोग करेंगे? संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तु की कीमत बढ़ रही है, क्या यहाँ पे आप देयर का प्रयोग करेंगे? नो। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बात, देयर का प्रयोग करने के लिए एक बात बहुत अच्छी जरूरी जो आपको समझनी है वो ये है कि आप ये देखिए, यहां भी देखें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ना मेन, खाने पीने की सभी वस्तुओं की कीमत, ये पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और उसमें जो मेन वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वो है कीमत। तो आप बताइए, कीमत भी तो वर्ब से कनेक्टेड है, तो भैया यहां पे जब कीमत वर्ब से कनेक्टेड है, सब्जेक्ट वर्ब से, तो आपने जो है, जब सब्जेक्ट वर्ब से कनेक्टेड है तो देयर का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कैन एनीवन टेल कि यहां पे देयर का प्रयोग आप क्यों नहीं करेंगे, जबकि यहां पे जो सुंदर फूल है जो सब्जेक्ट वर्ब से कनेक्टेड है तो आप कर रहे हो देयर का प्रयोग। यहां पे किताबें हैं कहे तो यहां पे देयर का प्रयोग कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहां क्यों नहीं कर रहे हो? हु विल टेल, हु विल गिव द आंसर, जल्दी बताइए। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो देयर का प्रयोग होता है वो हमेशा कहां से कनेक्ट है भाई? यहां देखिए ना, कीमत, वो कनेक्ट, ये पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट है, जो मेन वर्ड है वो आपका कीमत है। ठीक है, अब यहां पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए,
नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। एक से ज्यादा वर्ड भी तो, अब यहाँ सुंदर फूल एक से ज्यादा नहीं है क्या विजयलक्ष्मी जी? सुंदर फूल एक से ज्यादा है, प्रीपोजिशन भी लग के आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो वर्ब होगा, देयर हमेशा, देयर हमेशा ऐसे वर्ब के केस में आता है जब वर्ब आपका बी हो। कौन सा वर्ब हो? वर्ब बी। वर्ब बी के अलावा और किसी केस में आप देयर का नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे ध्यान दे, कीमत। अब यहां पे जो बढ़ना है ये वर्ब बी नहीं है। ठीक है, ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के साथ आप जो है देयर का प्रयोग नॉर्मली नहीं करते हैं। तो इस बात का अच्छी तरह से ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब यहां पे चलो चलते हैं। तो आपने दो देख लिया कि राम की गायें काली हैं, द काउज ऑफ राम आर ब्लैक। इस किताब के नियम सरल हैं, द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। फिर आप देखिए इस टेबल पर किताबें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से के पास में है, इसलिए देयर आर बुक्स ऑन दिस टेबल। इस बाग में सुंदर फूल हैं, देयर आर लवली फ्लावर्स इन दिस गार्डन। संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। तो अब फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेन सब्जेक्ट को पकड़िए। देखिए यहाँ ट्रांसलेशन का एक तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत डीपर लेवल पे सीखिएगा। जब कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, सब्जेक्ट या कोई भी, और वो जब भी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो और उसमें ढेर सारे प्रीपोजिशन लगे हों, तो ध्यान दो, सभी देशों में, एक प्रीपोजिशन में हो गया, और क्या प्रीपोजिशन है? खाने पीने की, फिर उसके बाद की। आप अगर देखें तो यहाँ तीन तीन प्रोपोजिशन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में अभी आपको बताइए हमारा इंग्लिश का रूल क्या कहता है? इंग्लिश का रूल कहता है उल्टा चलो, उल्टा चलो। अब देखो बहुत आसान हो गया, उल्टा चलोगे तो अब क्या हो गया? कीमत, कीमत से उठाओ, तो द प्राइस। देखिए उल्टा आप चले, द प्राइस। अब किसकी प्राइस? वस्तुओं की। द प्राइस उल्टा चल रहे हैं हम, तो ऑफ फूड आर्टिकल्स, खाने पीने की वस्तुओं की, एक साथ हो गया। तो पूरा खाने पीने की वस्तुओं की एक साथ, आप फूड आर्टिकल्स। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए उल्टा चलते जा रहे हैं हम, फिर मे, तो मे का इन हो गया, फिर सभी देशों की, ऑल द कंट्रीज। ठीक है, ऑल द कंट्रीज, और फिर उसके बाद संसार के, अभी ये भी बाकी था, ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना डीपर लेवल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यानी आप बड़ा सेंटेंस देख के डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो उसमें देखो यहाँ पे ये पूरा पूरा इतना सा बड़ा है और देख के हम डर जा रहे हैं। संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तु कीमत, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कितना बड़ा सब्जेक्ट है। मत डरो, आपको करना क्या है? उल्टा कर दो एकदम, द प्राइस ऑफ, ठीक है, द फूड आर्टिकल्स ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? उल्टा पुल्टा वाला, ये उल्टा पुल्टा वाला बड़ा। आप देखो किसी भी सेंटेंस में जो मुख्य होता है, ठीक है, वो आपका वर्ब जो है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब आप ज्यादातर केस में जो ये आपके फ्रेज आते हैं ये बाद में आते हैं, लेकिन अब आप देखिए बहुत केसेस में सब्जेक्ट ही आपका बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे, जैसे आप सपोज करो, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान दीजिए कि कोई भी सेंटेंस है अगर देखा जाए तो दो चीजों से मिलकर बनता है। जल्दी जल्दी बताएंगे, कोई भी चीज दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और दूसरा क्या होता है? विधेय। ये ध्यान दीजिए। अब आप में से बहुत लोग बार बार, मैं देख रहा हूं, बार बार बोल रहे हैं सर सब्जेक्ट यहाँ पे द प्राइस है, कीमत है। नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको हेड वर्ड बोलते हैं। मतलब जब सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें हम एक वर्ड को पकड़ते हैं जो मेन वर्ड होता है, जो सेंटर होता है, और उसी को हम बोलते हैं हेड वर्ड। क्या बोलते हैं? हेड वर्ड। और उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपका ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से लिखा हुआ आ जाए कि द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, तो आप में से अगर इसे सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बनाना हो तो ये पूरा पूरा आपका द प्राइस ऑफ द फूड आर्टिकल इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा सब्जेक्ट।
और इज इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत डीपर लेवल की बात बता रहा हूं। और इसमें जो ये पूरा पूरा इतना बड़ा सा सब्जेक्ट है, इसमें हेड वर्ड, सेंटर वर्ड, मेन वर्ड कौन सा है, वो है आपका द प्राइस, और इसी के हिसाब से वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत डीपर लेवल पे आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं एकदम बढ़िया से। तो अब जल्दी जल्दी हम कुछ ट्रांसलेशन कर लेते हैं भाई। ट्रांसलेशन आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। चलिए भैया ट्रांसलेशन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं कौन बता पा रहा है। छत पर बिल्लियां हैं, जल्दी बताओ भाई। अब यहां पे देखो, जल्दी से ध्यान दें। नहीं, रॉन्ग नहीं होगा। देखो जो चीज एकदम से, अगर आपका जो है, अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना आप मीनिंग दे पा रहे हैं सब्जेक्ट के केस में, तो आप उसे वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विजयलक्ष्मी जी, अब चलिए यहां ध्यान दें आप। छत पर बिल्लियां हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बिल्लियां, ठीक है। और ये आपका है, तो ये देयर का प्रयोग होगा। देयर आर, बिल्लियां के लिए कैट्स ऑन द रूफ। आगे बढ़ते हैं, पेड़ पर बंदर है, देयर आर मंकीज ऑन द ट्री। आगे बढ़ते हैं, नदियों में पानी है। अब देखो मैं जानता था गड़बड़ी होगी, देखो अनामिका ने गलती कर दी। अब ये बताओ, सारे लोग गलत कर दिए, अरे सोनम क्या चल रहा है भाई, जल्दी से देखो, रुचि कुमारी सब गलत कर दिए। ऐसे एग्जाम में आएगा, फ्लॉप हो जाओगे। दूसरा सेंटेंस जरा ध्यान से पढ़ना, बिंदी आप भूल रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिए। आप पेड़ पर बंदर है नहीं, पेड़ पर बंदर हैं, सब लोग गलत कर दिए। तो क्या होगा, देयर आर मंकीज, हैं की बिंदी लगी है, पेड़ पर बंदर हैं, यानी इसका मतलब एक से ज्यादा बंदर हैं, ठीक है बात बता रहा है कि बंदर ज्यादा हैं। तो देयर आर मंकीज, अब देखो आप में से कई लोगों ने देयर इज मंकी लिखा है, किसने किसने, सोनम ने लिख दिया है, रुचि कुमारी ने लिख दिया है, देयर इज लिख दिया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दें, देखो मैंने कहा ना कि आप क्लास में बने रहिए, आप बहुत डीपर लेवल की चीजें सीखने वाले हैं, ऐसे नहीं वहां पे ट्रांसलेशन दे रहा है, कुछ अच्छा सीखोगे। अब आगे ध्यान दें, नदियों में पानी है, अब आदत होगी देयर आर देयर आर, अब लिख रहे हैं कि देयर आर वाटर, अब फिर गलत कर दिए। देयर वार वाटर होगा क्या, वाटर हमेशा कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, तो देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन द रिवर्स। अब ये फिर गलत कर दिया आप लोग, काफी लोगों ने गलत किया, किसने किसने गलत किया भाई। नाम से बदनाम नहीं करूंगा, परेशान ना हो, नाम बोलने से भी दुखी ना हो, ठीक है। अभी गलतियां आप सभी की मुझे पकड़ना है ज्यादा ज्यादा, जैसे रागिनी दुबे ने कर दिया कि देयर आर वाटर, तो ये सही नहीं है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर ध्यान दें, जेबों में रुपया है, जेबों में रुपया है, ठीक है। तो देयर इज मनी, देयर इज मनी इन द पॉकेट्स। रुपया को आप जो है क्लियर नहीं कर सकते, अगर आप कितना रुपया है आपको नहीं बताया जा रहा, अगर आप यहां तो लिखे देयर आर रुपीज इन द पॉकेट्स, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि जब कुछ क्लैरिटी नहीं है कि 1 रुपया है कि ज्यादा रुपये हैं, तो आप देयर इज मनी इन द पॉकेट्स ये बोलिए, ये ज्यादा सही होगा। देयर इज रूपी बिल्कुल सही नहीं होगा सूनम, अगर आप रूपी लिख रहे हैं यानी एक की बात कर रहे हैं, मतलब आपने यस या यस नहीं लगाया, तो ऐसे केस में आपको ए लगाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप सभी को बता रहा हूं। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई एम स्टूडेंट, यहां स्पोकन नहीं चल रहा है, आपको बोलना पड़ेगा आई एम ए स्टूडेंट। अगर कोई भी नाउन अगर वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो उसमें ए या एन का प्रयोग पक्का होगा, ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लें। तो इसी तरह रूपी एक नाउन है,
अगर या तो इसके साथ ए या एन लगाना है या तो इसके बाद एस लगाना है। इसी तरह स्टूडेंट है तो या तो इसके बाद स्टूडेंट्स कर दो या तो इसके पहले ए या एन कर दो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत डीपर लेवल पे बातें बता रहा हूं। चलो, मेरे बक्से में कमीजें हैं, मेरे बक्से में कमीजें हैं, देयर आर शर्ट्स इन माय बॉक्स, या अगर इस बक्से में तो इन दिस बॉक्स। स्कूल में शिक्षक है। अब बताओ, स्कूल में शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया। देखो अब ये आप समझ गए, बंदर हैं से कनेक्ट होगा। देखते हैं कितने लोग सही बना पा रहे हैं। स्कूल में शिक्षक हैं। अब देखो हिंदी में हम यही मात खा जाते हैं। होता क्या है कि बच्चा कहेगा सर गुरुजी ये बताइए, बंदर तो बंदर का मतलब एक बंदर, बंदरों तो लिखा नहीं है। इसी तरह शिक्षक लिखा है, शिक्षकों तो लिखा नहीं है। तो आप कहोगे सर हम तो सही बता रहे हैं, आप हमको गलत कर रहे हो। लेकिन यही तो हिंदी से अंग्रेजी में समझना है भाई। देखो हिंदी जो है एक सब ऐसी लैंग्वेज है कि वहां पे कई बार आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको वर्ब से बहुत बार पहचानना पड़ता है, वर्ब से समझना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर आया है कि प्लूरल आया है। अगर कभी भी हैं लग जाएगा, वर्ब में बिंदी लग गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? उस बिंदी की वजह से वो जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हिंदी में दिख रहा है वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बार सब्जेक्ट प्लूरल दिखेगा और बिंदी लग गई तो सिंगुलर हो जाएगा। ये भी ध्यान दो, बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं। हिंदी की बिंदी का अपवाद भी है। आप कहो सर आप तो हैं कह दिए लगाना है। अब देखो एक सेंटेंस मैंने बोला कि वे बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, आप ये लिखा हुआ। ठीक है, और आप जो है इसके पहले एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, इसके पहले एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मेरे गुरु जी का नाम एस के सर है। ये सेंटेंस है आपके सामने। मेरे गुरु जी का नाम एस के सर है और वो बहुत अच्छे हैं। अब बताओ जरा क्या करोगे? अब ये सेंटेंस जो है तो है, लेकिन आप दे नहीं कर सकते। और आपकी दिक्कत ये है कि आप इस बिंदी को हटा दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको हैं लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को डीपर से डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है कि नहीं? हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं? चलो भैया। अच्छा, अच्छे का मतलब तो मैं तो सोच रहा था गुड, गुड पर्सन बोलोगे, हैं वेरी गुड बाय हार्ट बोलोगे। चलो हैंडसम बोल दे रहे हो तो ये और अच्छी बात है। कोई बात नहीं। चलो अब आगे आते हैं। इस बक्से में कमीजें हैं। अच्छा, स्कूल में शिक्षक हैं, ये भी हो गया। घोड़े का रंग काला है, तो क्या होगा? द कलर ऑफ, ठीक है, द हार्स इज, क्या हो जाएगा? ब्लैक। क्लियर है? द कलर ऑफ दिस हार्स इज ब्लैक। इस कुएं का पानी शुद्ध है, तो अब क्या हो जाएगा? शुद्ध क्या है? पानी, तो पानी सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। मोहन के दांत मजबूत हैं, तो क्या होगा? द टीथ ऑफ मोहन या मोहन्स टीथ इज, मोहन टीथ इज होगा कि क्या होगा? मोहन्स, चलो देखते हैं कौन बना रहा है, कौन बना रहा है देखते हैं। मोहन्स टीथ आर, बहुत सही। मोहन्स टीथ आर स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा। उस गाय के सींग छोटे हैं, क्या बनेगा? अब फिर यहां पे देखो फंस जाओगे आप। देखो यहां भी क्या हो गया? उस गाय की सींग छोटे हैं, देखते हैं कौन इसका सही ट्रांसलेशन बनाता है। देखते हैं फास्ट। उस गाय के सींग छोटे छोटे हैं, हु विल मेक द ट्रांसलेशन? देखते हैं, जल्दी बनाओ, अब ये सब छोड़ दो। उस गाय के सींग छोटे हैं, देखते हैं कौन बना रहा है।
सींग का मतलब होता है हॉर्न्स। अच्छा, राजकुमार जी का आ गया, द हॉर्न्स ऑफ दैट काऊ आर स्मॉल। और देखते हैं कौन बना रहा है। अरे भाई सींग है ना, तो एक सींग होगा ना, तो द हॉर्न ऑफ दैट काऊ इज स्मॉल होगा कि आर होगा? जल्दी सोच लो, इज होगा कि आर होगा? देखो अब रेहाना बना भी दी, ये लिख रही है द हॉर्न्स ऑफ दिस काऊ इज स्मॉल। तो जब हांस लिख दी तो इज आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हांस है तो आर होगा। अब फिर ध्यान दो, चाहे सिंह यहाँ लिखा है अकेले, लेकिन सिंपल सी बात है, ये नहीं बता रहा है कि एक की दो, इसका मतलब दोनों सिंह की बात हो रही है। तो अब क्या होगा, द हांस ऑफ दिस काउ आर, आर का प्रयोग करेंगे। एक सिंह की बात नहीं हो रही, अगर एक की बात होती तो एक लिखा जाता, ठीक है, कि एक सिंह। आई होप इट इज वेरी क्लियर। उसकी कलम लाल है, तो क्या होगा, हिज पेन इज या हर पेन इज रेड। चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखें बड़ी हैं, बताइए तो क्या होगा, हिज आईज आर या हर आईज आर बिग। इस शहर के निकट एक नदी है, क्या होगा? अब देखो, जो ये बड़े बड़े सेंटेंस दिखते हैं ना, एक टेक्निक आप समझो। आप सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वो पकड़ा करो, सब्जेक्ट, और बाकी ये जो कहानी बवंडर है उसको किनारे छोड़ दो। नदी है तो क्या होगा, देयर इज अ रिवर, देयर इज अ रिवर। अब आगे प्रश्न पूछो कहां पर, तो नियर दिस सिटी, हो गया। अब आगे, इस गांव के पास एक मंदिर है, तो सब्जेक्ट क्या है, मंदिर। तो देयर इज अ टेम्पल नियर दिस विलेज। इस मोहल्ले की सड़कें चौड़ी हैं, तो क्या होगा, चौड़ी हैं। कौन चौड़े, सड़कें चौड़ी, तो देयर का प्रयोग नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, द रोड्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर कैसी हैं, ब्रॉड। क्लियर है सभी को? या वाइड लिख दीजिए, वाइड लिख दे, वाइड का मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, वाइड। इस राज्य के लोग गरीब हैं, क्या होगा, द पीपल ऑफ दिस, ठीक है, राज्य का क्या लिखोगे आप, स्टेट, या फिर क्या लिखोगे, द पीपल ऑफ दिस स्टेट या प्रोविंस आर पुअर। इस होटल में बहुत कमरे हैं, तो देयर आर सेवरल या मेनी रूम्स इन दिस होटल। सीता की आवाज में मिठास है, तो क्या होगा, देयर इज स्वीटनेस इन द वॉइस ऑफ सीता या सीताज वॉइस, सीताज वॉइस, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इन फूलों के रंग में चमक है, तो क्या होगा, अब जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। राधा के ओठों पे मुस्कान है, तो देयर इज, जल्दी बताइए, इन फूलों के रंग में चमक है, क्या बनाएंगे आप, जल्दी फास्ट। तो देयर इज ब्राइटनेस इन द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, ठीक है, इन दीज फ्लावर्स। फिर है राधा के ओठों पे मुस्कान है, देयर इज स्माइल ऑन राधाज लिप्स, ठीक है। देयर इज साइन इन दीज फ्लावर्स, नहीं, इन द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बताइए कैसा लगा आप लोग को, दिल से बताइएगा, हृदय की गहराइयों से कैसा महसूस हो रहा है आज का सेशन करके। मजा आ रहा है ट्रांसलेशन में? चलिए आप लोग कुछ अपना फीडबैक थोड़ा दे दीजिए, आवाज खोल रहा हूं, फीडबैक थोड़ा दीजिए, बताइए आपको दिल से कैसा महसूस हुआ आज के सेशन में। चलिए जल्दी, ये तो मैं बस ऐसे लेके आ गया था, मैंने सोचा मैं क्या करूं, थोड़ा सा आप लोग के लिए कुछ कर दूं, थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन के प्रति, क्योंकि 20, आप देखिए 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं, 6 नंबर जो है बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। आवाज मुझे सुननी है, आवाज आपकी रिकॉर्ड करनी है, कौन बता रहा? थैंक यू सो मच सर। हेलो सर।
कोमल जी बताइए। थैंक यू सो मच सर। आपने बस मैंने कल ही कहा और आज आप क्लास ही लेके आ गए। मैं तो एकदम मुझे तो खुशी इतनी मिली, मतलब मुझे लगा अरे वाह! मतलब जिस चीज़ को मैं, बहुत सही बात है सर, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और हुँ, सॉरी सर, आज मैं अटेंटिव नहीं रह पाई क्योंकि कुछ लोग आ गए थे, खाना-वाना देने का टाइम था। तो आखिरी टाइम पे ही आ पाई। लेकिन सर बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत हुँ, बढ़िया। और ये बिंदी वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी। शायद मैं इतने दिन से हिंदी पढ़ रही थी, मुझे ये हुँ। पता ही नहीं थी बिंदी जो लगती है उससे प्लूरल होता है वो। तो सर बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली और थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत अच्छा। एक्चुअली आपने कल कहा ना तो मुझे देखिए मुझे ये लगता है हमारा स्टूडेंट कहीं बैक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी प्रॉब्लम की वजह से वो सेलेक्ट ना हो पाए। तो मैंने सोचा एक उत्साह लाना बहुत ज़रूरी है इसीलिए ये आज की क्लास में लेकर आया और कल आपके कहने के बाद ही मैंने कहा ऐसे बात है क्या? तो मैंने तुरंत अपनी किताबें ढूँढी कहाँ है, ये कहीं पड़ी हुई थी, तो फिर ढूँढ के निकाली मैंने और भी बहुत किताबें इसके साथ मिली ट्रांसलेशन की। तो चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को मैं गाइड करता और सर रहूँगा। ये सब बातें, बिंदी वाली बातें तो इस बुक में लिखी भी नहीं है। अगर हाँ। सर हम बुक से तैयार करते तो आप शायद अगर हमें बुक सर से ये सब पढ़ेंगे मालूम तो ही नहीं बहुत सी होती। चीज़ें नहीं लिखी थी। जैसे आप देखिए मैंने आपको बुक से शुरू से लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको ट्रांसलेशन के डिफरेंट बनाने के लिए वाक्य के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस पे डिस्कशन किया, ठीक है? जो टर्म्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, है ना? फ्रेज़ इसको कितने अच्छे से आप लोग को बताया, ये तो कहीं नहीं लिखा है और जो ये पलटने वाली बात बता रहा हूँ कि जब फ्रेज़ हो तो पलट के चलो आप। चाहे जितना बड़ा फ्रेज़ हो, चाहे जितने प्रीपोज़िशन लगे हों। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं और अगर आप ये बेसिक चीज़ें समझ गए ना ट्रांसलेशन की तो आपके लिए हिंदी एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? और बताएँ भई अब ये मैं फीडबैक ये आपका कोई नहीं देखेगा, यहाँ पे बताओगे वो पता चलेगा। जल्दी-जल्दी बताइए, फीडबैक चाहे एक लाइन में बोलिए लेकिन जो है वो बताइए, ठीक है? रुचि कुमारी कह रहे हैं वेरी बेनिफिशियल क्लास, थैंक यू सो मच। विजयलक्ष्मी कह रहे हैं फैंटाबुलस सेशन सर। राजकुमार जी आप फीडबैक दीजिए अभी, अनुभवी लोग फीडबैक नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? राजकुमार जी बताइए आप शुरू से क्लास में हैं। सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर बहुत ही बताइए। बढ़िया था। क्या आपको हम लगा तो कि सीख क्या जाएँगे कहें सब जो है, लोग हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी बोर्ड जैसे? वाले थे, बहुत बढ़िया पकड़ में आ रहा था सब चीज़ें। यूपी बोर्ड और वाले आप तो बहुत मान बढ़िया लीजिए से, पढ़ इतना बढ़िया से डिटेल में बता रहे थे कि हिंदी वाला टीचर भी इस तरह से नहीं समझा पाएगा जैसे आप समझा रहे थे सर। चलिए, चलिए ये सब आप लोग का प्यार है। थैंक यू सर। हाँ, एनीवन एल्स और 2 लोग के फीडबैक लूँगा जल्दी बताइए, फास्ट फिर उसके बाद सेशन को बंद करेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर हाँ, ग्रामर क्लास बहुत ही अच्छी थी और सर लगभग 2 साल बाद जो है ये ट्रांसलेशन वाली क्लास फिर से सुनी है और सर एक इत्तेफ़ाक है कि कल ही 10th के बच्चों ने मेरे से देयर वाला पूछा था मैम कौन-सा कॉन्सेप्ट है ये? थोड़ा-सा हुँ, बता दिया था लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, मुझे देखना पड़ता किताबें उठा के, आज मिल गया तो एकदम मज़ा ही आ गया। अब बढ़िया से बता दूँगी कल। अच्छा, अच्छा। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा। बस अब यही तो चाहिए कि आपको फ़ायदा मिले, आप लोग अच्छा करें और सबसे बड़ी चीज़ कि आप सभी टीचर हैं, तो आपको ये ज़रूरत है डे टू डे लाइफ़ में, ठीक है? बच्चों को सिखाना है, बताना है, ठीक है? सुनील जी कह रहे हैं सुपर डुपर डुप्ली हिट्स, इनक्रेडिबल क्लास। अच्छा भाई, सुनील जी आप बस एक लाइन में बता दो आपको कैसा महसूस हुआ? सुनील जी हमसे काफ़ी देर में जुड़े लेकिन बहुत ही मानते हैं और हर क्लास को बहुत ईमानदारी से लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए बाकी ईश्वर जाने लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे रिज़ल्ट आएगा। सुनील जी बताइए, आवाज़ जा सर रही है? जी सर, सर विश्वास बढ़ा हुआ है हमारा कि इस बार जो हुँ, है ज़्यादा कि मेरा जो हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए हमारी पूरी तरह से कोशिश है। आज की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा सर। हुँ। अब आप अंग्रेजी में बहुत आसानी से बोलने लगेंगे कुछ समय बाद, बहुत बढ़िया से, एकदम अच्छे से। चाहे कोई जितना बड़ा सेंटेंस दे दे, अब उसको ट्रांसलेट तुरंत यूँ चुटकियों में करना है। हमारी जी, कोशिश ये है कि हम 1 महीने में आपको इतना कुछ बता दें, कि हम आपको बड़े-बड़े पैराग्राफ करवाना शुरू कर देंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है? और बहुत जी, अच्छे से, कि आप गलत ना करें। जैसे ये होता है ना, जैसे अभी तो आप जब ट्रांसलेट करते हैं कि कुछ बोलना होता है, आप कर तो अभी भी लेंगे। लेकिन बात ये है कि आप स्पोकन वाले स्टाइल में करते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत सी गलतियाँ रह जाती हैं। लेकिन जब ये ट्रांसलेशन होगा तो यही चीज़ें तो गलतियाँ नहीं करनी है कि आप एकदम अच्छा फीडबैक अच्छे तरीके से उसको करें आप कि आपको नंबर मिले और यही सारी चीज़ें चेक की जाएँगी, छोटी-छोटी चीज़ें, उसी के आधार पे आपका नंबर कटेगा, ठीक है? तो ये है, जी, चलिए। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन और बहुत अच्छा लगा।
बाकी कल आप सभी का जो है वेस्टलैंड की क्लास से बीरू सर लेंगे और परसों भी बीरू सर की क्लास है और पॉसिबली यदि परसों हो पाया तो मॉर्निंग में मैं भी लूँगा। तो कल हम आपको बताएँगे कि आगे का क्या रहेगा। सभी को आज की क्लास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़ी संख्या में जुड़े, आप सभी ने एन्जॉय किया। अभी कल की तो टाइमिंग यही है आपकी 9 बजे ही, उसी समय क्लास चलेगी। ठीक है, बीरू सर की। ठीक है, सभी को गुड नाइट।